कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो आपको कोई और नहीं बताता। आज मेहमानों से आपको सबसे पहले मिलवा दें, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। आप उनको अक्सर सुनते हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र में, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लंबे अरसे के बाद लौटे हैं घूम फिर के। शांतनु जी, स्वागत है आपका। और आज पहली बार प्रोग्राम में आ रहे हैं करण वर्मा जी, लेखक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। करण, बहुत स्वागत आपका भी। धन्यवाद। तो आज सर, वैसे तो मुद्दे कई हैं, देखिए बात हम ये करना चाह रहे थे कि ये हम लोग अक्सर बात करते हैं कांग्रेस और गांधी परिवार का रिश्ता, ये क्या है? सर्वाइवल का रिश्ता है या लाइबिलिटी का रिश्ता? मतलब परिवार का लाइबिलिटी भी हो गया है कांग्रेस के लिए, लेकिन मजबूरी भी है। तो सर्वाइवल भी पार्टी का इसलिए है कि परिवार है, ये तो बात है। दूसरा ये भी लोग कहते हैं कि मोदी के लिए तो वरदान है गांधी परिवार। जब तक सामने है तब तक आपके पास एक घोषित दुश्मन है ना, एक प्रतिद्वंदी ऐसा है जिसको आप पीटे जा रहे हो और वो खड़ा हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो भी एक बात थी। लेकिन मैं आज एक दूसरी बात कहना चाहता हूं सर। ये मान ले कि गांधी परिवार मोदी के वरदान है, तो भी मोदी सरकार गांधी परिवार पर हाथ नहीं डालना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गांधी परिवार पे हाथ नहीं डालना चाहती। मुद्दों की कमी नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केस में कितना दम है नहीं है, वो तो चलिए अदालतें करती हैं। लेकिन आप उसको उस हद तक भी नहीं ले जाना चाहते क्या कि जहां फंदा जरा ज्यादा कस जाए? ज़्यादा कसेगा तो दर्द होगा तो आह निकलेगी तो फिर सिंपैथी मिलेगी। वहाँ तक आप इस चीज़ को नहीं ले जाना चाहते। इतना माहौल बना के रखना चाहते हो कि भाई आप आरोप भी लगा सको चोरी के, और वो फिर चलता रहे मामला, अभी लंबा डिविडेंड मिले हमें उससे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो हुआ है, ये जो नेशनल हेराल्ड वाले केस में कल और आज में, कि चार्जशीट लेने से इनकार कर दिया कोर्ट ने ईडी की, ये कह के कि आपका तो काम ही नहीं बनता ये। ठीक, उस पर हम अभी बाद में आएंगे उससे, क्योंकि इतना बड़ा गुफअप किसी सरकार के अंदर हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक बेसिक बात कि ईडी किसी की शिकायत पर ही जांच कर सकती है, और वो शिकायत है ही नहीं, और वो केस चलने के 12 साल के बाद कोई अदालत कह रही है और ईडी को पता लग रहा है अरे मैंने तो अपने आप जांच शुरू कर दी, मैंने किसी की शिकायत तो थी ही नहीं मेरे पास। तो ये मैं नहीं मान सकता कि ये गुफअप था। फिर ये क्या है ये आप बताएंगे हमको। लेकिन मैं आज शुरुआत में हम एक थोड़ा सा एक नया चलन शुरू करते हैं। छोटी छोटी खबरें पहले ले लेते हैं जिनकी आज बड़ी वैसे ही चर्चा हो रही है, थोड़ा लोग मजे ले रहे हैं। पहले तो एक ये फोटो देख लीजिए आप। राहुल गांधी जी वैसे परसों से विदेश दौरे पे निकले हुए हैं, जर्मनी गए हुए हैं वो। तो आज वो BMW वर्ल्ड गए थे। तो BMW वर्ल्ड पे उन्होंने गाड़ियां भी देखी, अलग अलग इलेक्ट्रिक कार्स देखी, पूछा क्या है ये, एक मोटरसाइकिल पर भी बैठे हुए जा करके। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो 400 सीसी की है, और अरे ये तो TVS ने साथ में बनाई है, TVS इंडियन कंपनी है। तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ भारत का झंडा दिख रहा है। लेकिन फिर वही उन्होंने साथ साथ कह दिया कि भारत अभी मैन्युफैक्चरिंग में पीछे है, हमें अगर तरक्की करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग में हमको आना पड़ेगा आगे। तो इस पर भी विवाद हो गया। बीजेपी ने काफ़ी डेटा दे के कहा कि ये गलत बयानी कर रहे हैं वो। दूसरा, राहुल जी को ठंड भी लगनी शुरू हो गई। भारत में नहीं लगती ठंड, उनको ये बात सही है। उनका स्टेटमेंट है, जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे, कि रिपोर्टर से पूछा आपने स्वेटर क्यों पहना है? क्योंकि आप ठंड से डरते हैं। मैं स्वेटर क्यों नहीं पहनता? क्योंकि मैं ठंड से नहीं डरता। तो आज बीजेपी ने उनका जर्मनी का स्वेटर भी दिखा दिया कि जर्मनी में जाके जो है राहुल जी को ठंड लग। आप तो दुनिया भर घूमते हैं, क्या ऐसा है कि भारत की सर्दी कुछ कमजोर है और पश्चिम की सर्दी तेज? सर्दी भी उतनी तेज है, और विदेश की सर्दी, बल्कि विदेश में स्वेटर पहनने की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि हीटिंग की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। तो विदेश में जाके पहना उन्होंने, भारत में नहीं पहना, उल्टा है। इनको लगता होगा यहाँ गर्म जोशी है लोगों को, तो यहाँ पॉलिटिकल वार्मथ वो विद हीट भी तो है ना, ये भी है। और सर, ये मोटरसाइकिल प्रेम राहुल जी का, इससे मुझे पता क्या लगता है कि इनका जीवन बेचारे का ये, मुझे दया भी आती है राहुल पे। उनका जीवन यही बाइक वाइक घूमना फिरना है। कहाँ राजनीति में फंसा दिया कांग्रेस ने उनको। ये तो शौक है उनका, इसमें कोई बाइकिंग, हाँ सब जानते हैं, बाइकिंग शौक है उनका, साइकिलिंग भी शौक है, ये सब उनके शौक का हिस्सा है। पॉलिटिक्स भी शौक के लिए तो नहीं शौक ही है। नहीं, शौक के लिए करे तब तो फिर बहुत ही मजा आ जाए। शौक के से अगर राजनीति करने लगे वो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो कांग्रेस की भी किस्मत सुधर जाए और देश की राजनीति। शौक तो तफरीह के लिए होता है ना सर, लेकिन शौक होता है तो फिर आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें, जैसे आप एक कोर्स आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मजबूरी है कि पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, नौकरी लेनी है। लेकिन अगर किसी चीज का आपको शौक है, हॉबी है, तो आप उसमें डूब करके करते हैं।
तो राहुल जी को भी शौक नहीं लगा? शौक नहीं लगा अभी राजनीति का। अच्छा। अभी राजनीति में उनको मजा आना नहीं शुरू हुआ है। अच्छा। आपको शौक लग जाए और आपको मजा आने लगे, आप आधी आधी रात तक 2-2 बजे रात तक आप राजनीति करें, फिर सुबह 6 बजे से उठ करके उसमें लग जाए, रम जाए, देश भर के नेताओं से बात करें, अपनी पार्टी के लोगों को बुलाएं, संगठन का काम करें, फिर तो कांग्रेस की किस्मत ही काया ही पलट जाए कांग्रेस की। अच्छा। यही तो कांग्रेस के तमाम नेता चाह रहे हैं और यही इल्जाम लगते हैं जो भी लोग कांग्रेस से छोड़ करके निकले। आप गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू पढ़िए, सुनिए, जो उन्होंने कहा कि भाई ये रिलक्टेंट पॉलिटिशियन क्यों कहा जाता था उनको, कि वो बड़ी हिचक रहती है उनकी, और एक टाइम पर आप थोड़ी देर आपने राजनीति की, आपने कुछ बात कर ली, कुछ एक मीटिंग कर ली, फिर बात खत्म हो गई। जैसे अभी आप देखिए ना, एक रैली कर ली आपने, इतनी बड़ी रैली कर ली दिल्ली वाली, और फिर उसके बाद आप चले गए। संडे को रैली की, इतनी बड़ी रैली की क्या फॉलोअप है, उस रैली का क्या फॉलोअप है? पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सेशन में इतने इंपॉर्टेंट बिल्स आए हुए हैं। आज के दोनों बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शांति बिल भी और बीबी जीराम जी बिल भी। आप नहीं है न आप सदन के बाहर कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, न सदन के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो शौक हो जाए सौरभ जी की राहुल गांधी शौक से पॉलिटिक्स करने लगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। छाई कांग्रेस ही हुई है इस वक्त, मतलब बाहर, मतलब तस्वीरों में प्रदर्शन कर रही है। नहीं, अभी भी देश भर में आज प्रदर्शन किया कांग्रेस के लोगों ने, आज किया। एक पंक्ति अक्सर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि राजनीति में या किसी भी चीज में कुछ करने की सोचो, बनने की नहीं। ये पंक्ति बड़ी गहरी बात है। ये बन तो गए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पर इनको करने का शौक नहीं है। राजनीति वही है, अगर आपको करने का शौक है तभी आप दूर तक जाओगे। बन तो गए, पद तो पा लिया। आपने जो फोटो भी दिखाई, भाई राजा बाबू पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें गोविंदा कभी टीचर बने हुए हैं, कभी कुछ बने हुए हैं, कभी वही राहुल गांधी का हाल है। पर राजा बाबू गद्दी पे भी बैठेगा। अब यहाँ पे ये मैं डिफर करता हूँ आप दोनों की ओपिनियन से। मतलब मुझे लगता है राहुल गांधी इज एंजॉयिंग हिज रोल। मुझे ऐसा लगता है कि भाई पूरी पार्टी जिस आदमी के पीछे खड़ी हो, और छोटी पार्टी मैं नहीं मानता कांग्रेस पार्टी को, देश भर में वो घूमते हैं, देश अब तो दुनिया भर में घूमते हैं, भाई आदमी को आनंद आ रहा है तभी तो करता है ये सब। मतलब सौरभ आई थिंक एंजॉइंग रोल शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं कुछ भी कर दूं, मैं चुनाव के चुनाव हार जाऊं, मैं 2 बार सरकारें 3 बार सरकारें हार जाऊं, मैं इतने सारे स्टेट से 3 स्टेट में सीमित हो जाए, मुझे हटाने वाला है। G20 बना था, उसको भी हटा दिया। मतलब ऐसा तो ऐसी सत्ता, ऐसा शीर्ष पे बैठना किसको मजा नहीं आएगा जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, कोई पूछ ही ना होगा। आप कुछ भी कर लो, हारो जीतो, सोचो मतलब भारत का कैप्टन कोई बजाय वो मैच हारता रहे, कोच मैच हारता रहे, आप उसे बनाए। नड्डा जी ने पार्लियामेंट में बोला ना, कल बोला उन्होंने, इससे आनंद की तो चीज ही नहीं होगी। तमिलनाडु में 58 साल से चुनाव नहीं जीती कांग्रेस, दिल्ली में 12 साल से नहीं जीती, पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं जीती, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश में 35 साल से नहीं जीती, झारखंड में कांग्रेस कभी सरकार में आई ही नहीं, उड़ीसा में 25 साल से सरकार में नहीं है, केरल में 11 साल से सरकार में नहीं है। ये अगर आप केवल आबादी मिला लें तो ये भारत का आधा। लेकिन गांधी परिवार का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो आपने जो तीनों फोटो लगाई हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे उंगली रुके अभी है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे उंगली रुके अभी है, बस ये इन तीनों में घूमते रहो। अभी 2 बच्चे आ गए हैं, अब 5 हो जाएगा। अक्कड़ बक्कड़ सीलिंग है, आप उसके ऊपर जाए। पर आप श्रेय नहीं दे रहे इनको शांतनु जी एक चीज का। आप जब क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो भाई एक सेंचुरी एक माइलस्टोन होता है। ये 95 हार तक पहुंच गए हैं। अब 2027 में रियलिस्टिक चांस है कि एक शतक जड़ दें, तो भाई इनको क्रेडिट भी दीजिए, भाई छोटी अचीवमेंट नहीं है ये। चले, फॉर वट एवर रीजन कांग्रेस पार्टी स्कोर नहीं कर पा रही, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई बात नहीं है। फिर जब आप वो मूल में बात कह रहा था, क्या कांग्रेस अगर इतनी कमजोर हो गई है जैसा कि नड्डा जी अभी बता रहे थे, कि तो फिर कांग्रेस पार्टी को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बनाए रखने की या दिखाने की कि इसी से लड़ना है, इसी विचार से लड़ना है, इसी परिवारवाद से लड़ना है, होता ना कि मैं एक दुश्मन खड़ा करके रखूं, एक पंचिंग बैग मेरे पास होना चाहिए। तो वो पंचिंग बैग कांग्रेस के अलावा कभी नहीं होता बीजेपी के लिए ये। और फिर मैं कह रहा हूं कि जब पंचिंग बैग तो है, लेकिन उसमें पिन भी नहीं लगाने की, हवा निकल जाए सारी की सारी, हवा भर के रखनी है उसके अंदर। क्या ये बीजेपी का एक सोचा समझा गेम है? देखिए, अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो आपने जो कल नड्डा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि 58 साल से तमिलनाडु में कांग्रेस नहीं जीती, तो बीजेपी तो 75 साल से नहीं जीती, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। कांग्रेस 10 साल से केरल में नहीं जीती, तो बीजेपी तो 75 साल से नहीं जीती। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 48 साल से नहीं जीती, तो बीजेपी तो 75 साल से नहीं जीती। तो ये कोई बात नहीं है। मतलब आप बीजेपी वाला कहेगा हमने तो जीतना ही अभी शुरू किया है। हम वही बात कर रहे हैं। क्या है कि बीजेपी, कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने के बाद ट्रू सेंस में अखिल भारतीय पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस एक समय नॉर्थ ईस्ट में रूल करती थी, आज कांग्रेस नहीं करती है, आज बीजेपी रूल कर रही है। बीजेपी साउथ में बढ़ रही है, बीजेपी ईस्ट में बढ़ रही है। तो बीजेपी अभी बढ़ती हुई पार्टी है, कांग्रेस घटती हुई पार्टी है। तो एक तो इस बात को इस प्रोपोर्शन में देखने की जरूरत है
कि कांग्रेस और बीजेपी का क्या तुलना जो आप कर रहे हैं, जो या नड्डा जी कर रहे थे, अब उसको छोड़ दीजिए। अब ये जो बात आपने कही, जो मूल बात आज हम लोग जो करने आए थे कल के घटनाक्रम के बाद, जो राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद जो है, हाँ, देखिए कांग्रेस को एक ही बार हर्ट करने की कोशिश हुई और वो दो नेताओं की जिद थी। जब चौधरी चरण सिंह अड़ गए कि नहीं अरेस्ट कर रही है इंदिरा गांधी को, उस समय भी बहुत सारे लोग मना कर रहे थे कि नहीं अरेस्ट करना कोई जरूरत नहीं है, अरेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री रही है, महिला है। मोरारजी देसाई के यहाँ से भी मना किया जा रहा था, लेकिन चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री, वो अड़ गए कि नहीं अरेस्ट करना है। तो इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद आप देखिए कि कैसे व्हील्स घूमे और उसके बाद क्या इंदिरा गांधी जाके चिकमगलूर चुनाव लड़ी और एक शेरनी 100 लंगूर चिकमगलूर के नारे लगे। फिर 2.5 साल लगाए, वापस आ गई इंदिरा गांधी सत्ता में, पूरी जनता पार्टी बिखर गई। एक ही मौका था वो। उसके बाद आप देखिए बोफोर्स का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, किसी ने हट किया राजीव गांधी को, आरोप लगाए जाते रहे, उसकी जांच होती रही। फाइनली जब राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, उसके बाद केस बंद हो गया उनके ऊपर। अभी तक किताबें लिखी जा रही हैं, सैकड़ों किताबें लिखी गई, लेकिन कुछ हुआ थोड़े उसमें, नहीं किया गया। उसी तरह से जब ये मामला इस मामले नेशनल हेराल्ड से पहले रॉबर्ट वाड्रा का मामला आया, उनके ऊपर जमीन के कितने मामले आए। आप हरियाणा में जमीन के मामले आए, राजस्थान में जमीन के मामले आए, लंदन तक उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के सारी जांच चल रही है, लेकिन कुछ नहीं किया गया उनको। अब जाकर के वो चार्जशीट फाइल हो रही है। फिर ये हुआ नेशनल हेराल्ड का मामला। अब इस मामले में भी आप देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं जानते थे सब लोग, सब जान रहे थे सारे लोग कि प्राइवेट कंप्लेंट पर, सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट, सीआरपीसी की धारा 200 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट पर जांच शुरू हुई है, तो नहीं टिकेगी। और ये आप जो कह रहे हैं ना कि अभी फिर इसको आगे जांच वाच नहीं बंद हो रही है। जो जज विशाल गोगने हैं, जज ने भी कहा जांच करो, हाँ जांच करिए। और अभी इसके ठीक पहले देखिए, ये सब पता था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इसके 4 दिन पहले जब ये घटनाक्रम हुआ है, जब विशाल गोगने ने जब ये कॉग्निजेंस लेने से मना किया, उसके 4 दिन पहले ईओडब्ल्यू ने इसमें एफआईआर फाइल की है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली पुलिस की, उसने अब इस मामले में अक्टूबर में हो गई, अक्टूबर में नहीं अभी थोड़े दिन पहले, इसके पहले सर वो डेट तो मेरे पास है। एनीवे आप बोलिए ना। तो ईओडब्ल्यू ने केस, अब ईओडब्ल्यू की भी जांच चलेगी। एक बार आप देखिए कि इसमें राहुल गांधी से 5 दिन तक लगातार पूछताछ की थी ईडी ने। हाँ ठीक है, सोनिया गांधी को उस हालत में बुला करके पूछताछ की गई। कांग्रेस पार्टी ने पूरा यहाँ ड्रामा क्रिएट हुआ, 24 नंबर अकबर रोड से लेकर के और ईडी के कार्यालय तक खूब रहा यहाँ दिल्ली में। ये सब करके ये एक चीज स्टैब्लिश की जाती है कि भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस पार्टी है, उसका मतलब गांधी परिवार है। ठीक है ना। और वंशवाद का मतलब भी कांग्रेस पार्टी है और गांधी परिवार है। ये 2 चीजें जनमानस में स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद रहा है। और जब एक बार आपने ये चीजें स्टैब्लिश कर दी, तो इसके लिए उनको पनिश करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जनता उनको पनिश कर रही है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम हमेशा कहते हैं सौरभ जी, ये बीजेपी आरोप लगाए, उसके पहले कांग्रेस ने खुद अपने ऊपर आरोप लगा लिए। 1987 में राजीव गांधी ने जो बात कही थी मुंबई कांग्रेस में कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा नीचे पहुंचता है, तो ये स्वीकारोक्ति थी ऐसी बात की जो कतई नहीं, 15 पैसा, हाँ 85 पैसे लूट हो जाते हैं, 15 पैसे जनता के बीच पहुंचता है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि इतनी लूट नहीं होती थी, कभी भी नहीं इतनी सिस्टम में इतनी लूट होने लगे तो फिर वो सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन अगर राजीव गांधी ने ये बात नहीं कही होती, कि ये एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो इतनी आसानी से कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं चिपकने शुरू हो गए। मान लिया गया कि आप भ्रष्ट है, आपका पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, आपने जो सिस्टम बनाया है वो भ्रष्ट है। तो ये बड़ी आसानी से आरोप स्टैब्लिश हो गए, देश की जनता ने इसको मान लिया, अपन इस कर रही है लगातार। आप भी फिर वही कह रहे हैं ना कि भाई ये बात तो सरकार में कोई ना जानता हो कि ये ईडी की 12 साल से जो जांच चल रही है, सबको पता है। ये कोर्ट में इस तकनीक के आधार पर जो है स्वीकारी नहीं होगी, सबको पता है, कंप्लेंट ही नहीं होगी, सबको पता है। ये सब लोग इस बात को जानते थे। तो फिर तो ये केवल चलाते रहने के लिए, चलाते रहना है भाई। हमने कहा ना कि राजीव गांधी के खिलाफ चलता रहा था, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चलता रहा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ चलता रहेगा, आगे भी और लोगों के खिलाफ चलता रहेगा। ये आपकी राजनीति को सुहाता हो ये, हाँ। लेकिन जो बीजेपी का समर्थक है, जो आपके आज इस आरोप को सत्य मानता है, क्योंकि पार्टी आरोप लगाती है ना, रोज लगाती है। आज भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरा परिवार बेल पे है, बेलगाड़ी है पूरा परिवार, और ये कहा कि 420 की गई है, पैसा खाया गया है, इसके अंदर चोरी हुई है, केस रफा दफा नहीं हुआ है, केस अभी केस की जांच जारी है। हाँ। आपका समर्थक तो आपकी बात को सत्य मान रहा है, जब आप कह रहे हो कि इन्होंने चोरी की है, इस बात को भी सत्य मान नहीं ना मान लेगा। तो उसके साथ धोखा नहीं है ये कि आप
देखिए जो काम असली करना है, कानूनी काम, वो आप नहीं कर रहे। बिल्कुल है। देखिए सौरभ जी, 2015 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने नेशनल हेराल्ड में साफ तौर पे बोल दिया था कि ये क्लियर कट फ्रॉड का केस है जहां पब्लिक मनी इज पुट टू प्राइवेट यूज। मैं शब्द बता रहा हूं। तो ये तो हमें 2015 से इन्होंने ये बात का तो ढिंडोरा पीट ही दिया। अब भाई राहुल गांधी से अच्छा अपोनेंट कौन मिलेगा किसी को? इसको कौन, कोई मूर्खी होगा जो जेल में डालेगा? आप सोचिए ना जरा। मैं तो कहता हूं इनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, कोई बड़ी बात नहीं बीजेपी ने फंड करी हो कि भाई भारत जोड़ो जाओ। राहुल गांधी से बढ़िया हमारे लिए स्टार कैंपेनर कौन है? ये तो आर्ट ऑफ वॉर में जो एक किताब है सुन त्जू की, उसमें लिखा है कि अगर आपको पता लग जाए कि एक चिर परिचित आपका विरोधी है जिसको आप हरा सकते हो, तो भाई हर बार उसी के साथ चुनो आप अपनी लड़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी इसका फॉलो कर रही है चीज को। और देश के लिए भी एक हमेशा कॉन्ट्रास्ट होता है कि भाई ये व्यक्ति जो फाइट द इंडियन स्टेट बोलता है, ये व्यक्ति जो हिंदू और सनातन के बारे में ये बोलता है, हम भाई उसकी ओर तो जाएंगे ही नहीं। तो अगर राजनीतिक तौर पे मैं देखूं, कमाल की रणनीति है ये तो बीजेपी की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके सपोर्टरों के साथ ये थोड़ी सी वो है, नाइंसाफी है। और इन्होंने, हमारे मित्र ने अभी जो एक बात कही कि एक तरह से बीजेपी इतने सालों से नहीं थी। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, कांग्रेस की कभी भी सरकार 2012 के बाद से किसी भी राज्य में पुनः चुनकर आई ही नहीं है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी, ये देखिए बीजेपी का, आप एक और दूसरी ओर देखिए, 1998 से गुजरात में है, गोवा में 2012 से है, हरियाणा में 2014 से है, अभी बिहार में तीसरी बार चुन के आए। ये चुन के ही नहीं आते कहीं पर भी। गलती से अगर चुन लिए जाएं तो वहां लड़ने लग जाते हैं। कभी सिद्धू चन्नी लड़ने लग जाते हैं, कभी डीके और सिद्धरमैया लड़ने लग जाते हैं, कभी गहलोत और सचिन पायलट लड़ने लग जाते हैं। इस समय देखिए क्या हो रहा है, जहां जहां सरकार है मुश्किल से 3 राज्यों में है। बीजेपी गांधी परिवार को पंचिंग बैग बना के रखना चाहती है। बिल्कुल। अरे मैं तो कहता हूं फंड करती होगी कि भाई राहुल गांधी जाए, एक और भारत जोड़ो यात्रा निकाल के आए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? राहुल गांधी रहे। जब राहुल गांधी घोषित होते हैं इनके स्टार कैंपेनर, सबसे पहले मिठाई बीजेपी के हेडक्वार्टर में बंटती है। आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस से पहले वहां पर मिठाई का ऑर्डर होता है। भाई राहुल गांधी रहेंगे तो अच्छी लड़ाई होगी। मोदी बनाम राहुल गांधी चलता रहे, ये तो चाहेंगे विकसित भारत तक चलता रहे, 2047 तक चलता रहे। चले खैर, ये तो बीजेपी कहती है कि हमारे स्टार कैंपेनर हैं राहुल गांधी हैं, लेकिन कांग्रेस भी तो अब इसको नहीं, लेकिन मतलब अपने पार्टी के जो ऐसे लोग हैं जो वाकई मदद कर देते हैं बीजेपी की, उन पर कभी कुछ हाथ डालती नहीं। आज पृथ्वीराज चौहान क्या बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में आप हारे। हाँ, कहा ना उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर में आप हार गए, आपके जहाज ही नहीं उड़ पा रहे थे, आपके जहाज गिर जाते। एट लेंथ उन्होंने कहा, मराठी में इंटरव्यू दिया और उनसे कहा गया कि आप माफी मांगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने कहा कोई सवाल ही नहीं उठता, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। और मैं डिटेल में इस बात हाँ, और बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी जरूरत के उन्होंने इस पर, जब पिछले ही मॉनसून सत्र में जब ये बात सेटल हो गई, कांग्रेस की मांग पर संसद में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो गई, राहुल गांधी ने अपनी बात रख ली, प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया। जब सारी बातें हो चुकी, उसके बाद उन्होंने वो चैप्टर खोला और एट लेंथ जो बातें पाकिस्तान के लोग नहीं कह रहे थे, ऐसी बातें उन्होंने कही कि हमारे जहाज गिर गए आधे घंटे में और हम लोग उड़ ही नहीं सके, ये तमाम बातें। तो ये हमको ऐसा लग रहा है, और हमने ये पहले आज ही सुबह 10 बजे वाले प्रोग्राम में जब हम थे, अखबार हम लोग समीक्षा कर रहे थे खबरों की, तो हमने कहा कि वो तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है पृथ्वीराज चौहान कि राहुल गांधी ने ये कहाँ से हर्षवर्धन सबकाल खोजा जिसको ले आकर के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके पहले नाना पटोले को बना दिया था, वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे ना नाना पटोले, और वापस आए थे फिर कांग्रेस में। मैं जड़ें खोदने हाँ, जड़ें खोद दूंगा। चूंकि अब हमको नहीं कोई पूछ रहा है, ना सुशील शिंदे जी को कोई पूछ रहा है, विलासराव देशमुख रहे नहीं, अशोक चौहान बीजेपी में चले गए, तो अब है कौन? बड़े नेता तो हम ही बचे थे। हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पीएमओ में स्टेट मिनिस्टर रहे हुए हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में इतने पावरफुल आदमी थे, और ये हर्षवर्धन सबकाल को बिठा दिया। इस फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों पर जो मतलब जो पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है पार्टी के, ऐसे लोगों पर क्या करती है कांग्रेस पार्टी? कुछ नहीं करती है, रोज के स्टेटमेंट आते। देखिए इसमें जब हम कहते हैं कि संघ भाजपा साथ में है, तो संघ के होने से जो शिष्टाचार आता है, आपको भाजपा में मिलेगा नेता जो आउट ऑफ लाइन जाता है, लेकिन बहुत मतलब आपको कई एक साल में एक स्टेटमेंट दिखेगा जो नेता आउट ऑफ लाइन चला गया, उसने वक्तव्य पार्टी लाइन से अलग दिया। तो जो शिष्टाचार होता है, जो आइडियोलॉजी से प्रति अपनी प्रतिबद्धता होती है, वो भाजपा में संघ के कारण, क्योंकि अधिकतर लोग आज भी भाजपा के 70-80% लोग एबीवीपी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बाहर से लिए गए हैं लोग जो लेटर एंट्री हैं, तो उससे जो एक समन्वय रहता है। आप किसी भी भाजपा की टोली में देख लीजिए, चुनाव में एक व्यक्ति होता है जो रूठे को मनाने के लिए पूरी टीम बनती है। भाई अगर 3 लोगों में इनको टिकट मिल गया, जो 2 लोग रूठ गए, उनको मनाने जाया जाता है, उनके घर में बैठा जाता है, उनको मंचों पे बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि उनको मंच पे जरूर बिठाओ, उसी मंच में नरेंद्र मोदी आएंगे। तो उसकी पूरी एक टीम होती है। यहाँ तो कौन जाया कौन गया, किसने क्या बोल दिया पता ही नहीं, मतलब आप टेक केयर ही नहीं कर रहे हैं। भाजपा का जो प्रभारी भी होता है नॉन चुनाव के टाइम में, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होता है, उसके पूरी शेड्यूल होता है। उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी है इस समय, वो जाएंगे, उनको सबसे मिलेंगे, वापस आएंगे, हर नेता से मिलेंगे। तो जिस तरह से वो मशीनरी चलती है, मुझे याद है एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 का खत्म हुआ, भाजपा ने बहुत अच्छी जीत करी, मैं सुनील बंसल जी से मिलने गया,
तब वो संगठन मंत्री थे और वो कुछ बड़ी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, कुछ झंडा यात्रा। मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कार्यकर्ताओं को एंगेज रखना है, नहीं तो कार्यकर्ता तो छूट जाएगा मेरे पास। मुझे तो उनको कुछ कुछ काम देते रहना, उनको लगा के रखना है अपने साथ, उनको जुटा के रखना है। तो ये जो मशीनरी है वर्सेस ये कि कोई कुछ बोल के चला जा रहा है, मुझे पता है, मैं विदेश में घूम रहा हूँ। मुझे लग रहा है ऐसा है, आपको भी ऐसा दिखा कि प्रियंका जी सडनली बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है आजकल हर जगह पर, क्योंकि सर इनविजिबल है। नहीं, उसकी वजह ये हो सकती है, एक्चुअली बात हो सकती है कि राहुल गांधी विदेश में है और मैडम तो अब ये जो मनरेगा वाला बिल जो बदला जा रहा है इस पर एजिटेशन हो, अब ये नेशनल हेराल्ड वाला तो मामला आज ही हुआ, खैर इस पर एजिटेशन हो, पार्लियामेंट में विजिबिलिटी की बात हो, मुझे तो यही दिखाई दे रही है ज्यादातर। है पार्लियामेंट, उन्होंने भाषण दिया, आज हम पार्लियामेंट में थे, गए हम उस समय, तो हालांकि नहीं दिखी हाउस में वो, जब ये डिबेट शुरू हुई शांति बिल पर, तो उस समय नहीं थी वो हाउस में। हालांकि फिर हम बाहर निकले तो देखे कि वो निकली और फिर उसी तरह से तमाम नेता उनके पीछे पीछे निकले उनको गाड़ी तक बिठाने के लिए। तो वो जलवा तो है, ऐसे भी राहुल गांधी भी नहीं थे और सोनिया गांधी भी नहीं थी, तो उनका वो जलवा बना। लेकिन वो एक अपनी विजिबिलिटी उन्होंने बढ़ाई है और उन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वो अब उनके भाषण देने की शैली है, कनेक्ट करने की शैली है, वो मुद्दे उठाने की शैली है, उनकी पॉलिटिकल समझ राहुल गांधी से बेटर है, ये बात भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन उनके लिए अवसर नहीं है अभी पार्टी में, अभी नहीं है, नहीं, हम तो पहले भी कहे, आप ही को कहे हैं, और वो बहुत एग्रेसिवली असर्ट भी नहीं कर रही है कि हमको अभी जगह बना लेनी है। वो बहुत तो भाई के एब्सेंस का ही नतीजा है कि भाई नहीं है अभी, तो अब कोई ना कोई तो देखेगा। हालांकि हमने कहा कि उस समय नहीं थी वो, जब बिल शुरू हुआ, जब ये शून्यकाल की बात है 12 बजे जब स्पीकर बैठे हुए थे सदन में, वो नहीं थी हाउस में। और उसके बाद शांति बिल शुरू हुआ, जितेंद्र सिंह ने बिल जब रखना शुरू किया तब तक नहीं थी वो। एक बड़ी मजेदार बात हुई, ये जो इसी पर जब बहस हो रही थी मनरेगा वर्सेस भारत जी राम जी बिल पे, तो उसमें गांधी जी की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार के जैसे थे। तो किसी ने पूछा कि तो फिर नाम के आगे गांधी क्यों लगाते हो? आप खुद ही कह रहे हो, आप गांधी जी मैं गांधी जी के परिवार की नहीं हूँ। ये तो सौरभ भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड है कि ये कौन गांधी है। मतलब ये इनके परिवार में नेहरू, इनके परिवार में फिरोज गांधी। अब फिरोज गांधी और जवाहरलाल नेहरू यही दो पैतृक लोग हैं। उससे वो गांधी कैसे हो गया? कुछ कहानी फ्लोट कर दी है कि उन्होंने कहा था कि मैंने गोद ले लिया इंदिरा गांधी को। ये भी कहानी फ्लोट है कांग्रेस सर्कल्स में कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गोद ले लिया था, उन्होंने कहा मेरी दत्तक पुत्री है इसलिए नाम गांधी लैड हो गया। स्टोरीज फ्लोट करनी पड़ती है। गांधी में इन्होंने बड़ी रिसर्च की हुई है गांधी परिवार। नहीं, पर मैं एक बात बताऊं आपको सौरभ जी, नहीं, इसकी मिस्ट्री पता है, गांधी नाम आया कैसे, किस दिन से आया, इनके पेपरों में चेंज कैसे हुआ नाम इनका गांधी। तो बड़ा ही फ्रॉड है ना, मैं अपना नाम चेंज कर लूं कल से और पता नहीं कैसे कर दूं। नहीं, देखिए ये जो गांधी और गांधी का जो फर्क लोग नहीं समझ पाए ना, उसका इन्होंने बड़ा कमाल का फायदा उठाया। पर मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, दो तबके अब साफ साफ दिख रहे हैं। और जब भी ये हम लोग बात करते थे ना गहलोत और पायलट और डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, दरअसल अगर हम पीछे मुड़कर देखें, आराम से देखें, इट इज राहुल वर्सेस प्रियंका। और ये बड़ा क्लियर है अब। ये सचिन पायलट, ये डीके शिव कुमार, ये शशि थरूर, ये सब अब एक चेंज चाह रहे हैं। जब हम चेंज कहते हैं, देखिए परिवार से तो हटेंगे नहीं ये लोग, रहेगा तो परिवार में ही। भाई वो तो उसकी नींव तो डली हुई है 1928 से। मैं तो हमेशा सबसे कहता हूं, जरा मोतीलाल नेहरू जी का वो पत्र पढ़िएगा गांधी जी को। वो खुद उस समय प्रेसिडेंट थे 1928, 86 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि मेरे हिसाब से वैसे तो सरदार पटेल हैं सबसे सफल और सबसे कामयाब और लोगों से कनेक्ट वाले, पर नेहरू को आगे बढ़ाइए। जबकि 1928 की बात कर रहा हूं मैं, 46 वाला तो सबको किस्सा पता है, 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिला था, उनका हक मार लिया गया था। पर एक हक उनका 1928 में भी मारा गया था और 1929 में नेहरू जी बने थे। तो ये जो परिवारवाद है, और हमेशा से दो तबके रहे, नरम गरम रहे, फिर इंडिकेट सिंडिकेट वाली लड़ाई जो रही, फिर कांग्रेस आई बनी। भाई कांग्रेस के भी कितने टुकड़े हुए हैं ना, तो ये अभी फिर एक टुकड़े की ओर बढ़ता जा रहा है ये कांग्रेस। बड़ी सीधी सी बात है, ये थोड़ी दूर की कौड़ी, आप देखिएगा इसको, ये बढ़ता जा रहा है। क्यों मैंने इस बारे में बहुत से लोगों से बात की, इस प्रोग्राम में बहुत बार चर्चा की है। सबने ये कहा कि परिवार तो एक है। ये किसी ने नहीं, आज तक किसी ने नहीं बोला कि नहीं। आप आचार्य प्रमोद कृष्णम की सुनिए, वो साफ कहते हैं, अंदर से बाहर आए हैं। राधिका खेड़ा जी की सुनिए, बाकी लोगों की सुनिए। वो कहते हैं जो ये कह रहे थे अभी, प्रियंका जी की एम्बिशन है, लेकिन भाई को एग्रेसिवली असर्ट करके, उसको डिथ्रोन करके, भाई को ओवरशैडो करके, या माता जी और भाई की विशेष के खिलाफ। कई बार सौरभ जी, ये कई बार क्या होता है ना, ऐसी चीजों के लिए मौका भी देखना होता है। मैं कई बार देखिए समय आता है एक चीज का। अब शशि थरूर बेचैन हो रहे हैं, सचिन पायलट आप क्या सोच रहे हैं, बेचैन नहीं हो रहे हैं, डीके शिव कुमार बेचैन हो रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं? उधर वो हार पे हार होती जा रही है। ये कई बार ना नेचर पे भी वेट करना होता है। तो ये अब नेचुरल मुझे लग रहा है उस तरफ बढ़ चला है। ये बाहर है इस समय जर्मनी में, पार्लियामेंट कौन देख रहा है इस समय, कौन आगे बढ़ के स्पीच दे रहा है।
तो जरा एक इशारा हमें मिल रहा है अगर आप देखें ध्यान से कि किस तरफ बढ़ती जा रही है ये क्या है कांग्रेस। कि सौरभ जी, ये तो राजनीति की बात है करण जी, इसमें जो जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसकी महत्वाकांक्षा होती है। अब 2009 से जीत के मंत्री हुए शशि थरूर, अब उनको लग रहा है कि ये चांस है केरल में सरकार बनेगी तो हम मुख्यमंत्री बन जाए, वो इसके लिए असर्ट कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि जो बिल आया है, न्यूक्लियर एनर्जी का बिल और ये मनरेगा का बिल, इन दोनों पर सबसे मुखर और सबसे तार्किक आलोचना किसने की है? शशि थरूर ने। दोनों बिल्स की उन्होंने आलोचना की है। इसके पहले वो हर अच्छी बुरी चीज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। अभी जैसे वहां पंचायत के लोकल बॉडीज के नतीजे आए और कांग्रेस ने स्वीप किया, उनको लगने लगा कि भाई यहाँ वहां से तो कुछ नहीं मिल सकता, मान लीजिए इधर भी खराब हो रहा है शशि जी ने दोनों दरवाजों में एक पैर खोल, दोनों तरफ पैर रख रखा है। तो सचिन पायलट की भी यही स्थिति है। सचिन पायलट को लग रहा है कि अब मौका मिले, सरकार बने तो हमको मुख्यमंत्री बनना। देखिए उनको उससे ज्यादा गहलोत जी तो अब बाहर है, गहलोत जी बाहर है, उम्र भी हो गई है उनकी, और उन्होंने जो अध्यक्ष पद के समय जो कांग्रेस के पहले परिवार की तरफ से उनको रिक्वेस्ट किया गया कि आप अध्यक्ष बनिए, जो फियास्को हुआ आपको पता है। तो ये सचिन पायलट DK जी को भी कोई आश्वासन सबको है। एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा जी आपकी इजाजत से। इसमें देखिए एक हमेशा से ना राहुल गांधी ने कई लोगों का हक भी मारा इसमें। अब ये सचिन पायलट के साथ जो हुआ, ये चीज ठीक नहीं हुई। उस समय गहलोत के साथ कौन खड़ा हुआ था? ये राहुल गांधी खड़े हुए थे ना। ये जो एक तरह से शिवराज जी किसके पास जाएं कहने के लिए कि मेरा हक मारा गया? ये हर पार्टी में होता है। मैं वही कह रहा हूं कि ये हर पार्टी में होता है। ना मैं एक अलग बात कर रहा हूं सौरभ जी, मैं एक अलग बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। इसमें जितने लोग देखिए, एक बात हमें माननी पड़ेगी, सचिन पायलट सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर थे उस टाइम पे राजस्थान में। एक समय आ गया था कि ओल्ड गार्ड हैड टू मेक वे, नए गार्ड से कहा गया आप वेट फॉर योर टर्न, ही वेटेड एंड नाउ हिज टर्न विल कम। अगर वो जीत गए तो देखिए ये बात है, टैलेंट को रोका भी गया है कांग्रेस में। नहीं, टैलेंट तो राहुल गांधी ने उनको 33 साल की उम्र में अध्यक्ष बना दिया था, प्रदेश अध्यक्ष, और उसी उम्र में उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था 2009 में। तो टैलेंट तो पहचान ही लिया था। राहुल गांधी ने 2009 का प्रयोग जो है, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, जितेंद्र सिंह, सबको, मिलिंद देवड़ा, नहीं सबको मंत्री बनाया केंद्र में उन्होंने। मंत्री बनाया, सीएम नहीं बनाया किसी को। नहीं, मंत्री बनाया सबको उन्होंने। सीएम कहाँ बना सकते थे? जहां सरकार होती आरपीएन सिंह को कहां यूपी जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे सचिन पायलट, they were called young Turks, they were called Rahul Gandhi's men। हाँ बिल्कुल, और उनको बनाया गया। अब आप करण जी अब इस बात को देखिए, जैसे सिद्धारमैया जो हैं या अशोक गहलोत हैं, वो चुनाव समय जीतने के समय जिस तरह से जाति को लेकर के गोलबंदी हुई थी कर्नाटक में, और अहिंदा का समीकरण और ओबीसी का समीकरण आप नहीं चेंज कर सकते थे उस समय। वो कल सीएम बनाना मुश्किल काम। तो खैर ये एक राजनीतिक फैसले हैं, हम लोग को ये हर पार्टी अपनी तरफ से करती है। केशव प्रसाद मौर्य, जिस तरह से सचिन पायलट अध्यक्ष थे राजस्थान के, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, वैसे ही उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, उनकी कमान में चुनाव लड़ा गया। जो बात हम शुरुआत में कह रहे थे, वो जो नहीं, हम एक बात इसमें एक लाइन जोड़ना चाहेंगे, जो ये गांधी वाला जो है, वो जहां तक हमारी जानकारी है या हमने जो जीवनियां पढ़ी है गांधी परिवार के लोगों के, मतलब इंदिरा गांधी की भी, सोनिया गांधी, वो उसी समय महात्मा गांधी ने जब कमला नेहरू की मना कर रही थी इंदिरा गांधी की शादी करने से, फिरोज गांधी जो थे, फिरोज फरदून जहांगीर, वो बड़ी सेवा करते थे कमला नेहरू की। नेहरू तो जेल में रहते थे मैक्सिमम टाइम, और वो बीमार रहती थी, उनको टीबी की बीमारी थी, तो वो बड़ी सेवा करते थे उनकी। पता नहीं क्या उनमें देखा था, क्या कमी देखी थी उन्होंने कि वो अपोज करती थी कि इंदिरा गांधी की शादी नहीं होनी चाहिए इनसे, वो विरोध करती थी। तो नेहरू भी विरोध करते थे। तो महात्मा गांधी ने उस शादी के समय ये बात कही थी कि ठीक है, ऐसी कहानियां, ये सबसे प्रचलित थ्योरी है इसकी। वही, तो ये सबसे प्रचलित कहानी यही है कि उस समय गांधी का टाइटल मुझे नहीं पता ये फैक्ट है। हाँ, गांधी का टाइटल दिया गया और वो फिर अभी डीके शिव कुमार की बात चल रही थी, तो लेकिन वो जवाब वो भी मजेदार देता आदमी। तो आज उनसे ये गांधी जी का नाम बाहर कर दिया स्कीम में से, तो ये पूछा गया, उन्होंने कहा इफ दे हैव गट्स, जेब से निकाला 500 का नोट, रिमूव गांधी फ्रॉम दिस। अच्छा से भी करा के मानेंगे। मजेदार ये था कि केवल स्टेटमेंट नहीं था, जेब से करते कि जेब में हाथ डाला, नोट निकाला, ऐसे ही निकाला, ऐसे 2 उंगलियां पकड़े, हैव गट्स, रिमूव गांधी फ्रॉम दिस। वैसे ये चर्चा का विषय है। मैं अभी अमेरिका से आ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ वहाँ के अलग अलग डिनोमिनेशन पे अलग अलग लीडर की लोग थे, तो अपने अभी किसी डिनोमिनेशन आप नई कंट्रोवर्सी शुरू करो। सुभाष चंद्र बोस का नाम बात कंप्लीट कर लो। मतलब किसी डिनोमिनेशन पे सुभाष चंद्र बोस की फोटो होना कैसे गलत है? वीर सावरकर की गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तो उस हल्ले की बात
कर रहा हूँ जो देशों होगा। में इसके एग्जाम्पल भी हैं। जो हल्ला होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं तो हम लोग अल्लाह के तो यहाँ भी देखिए होता आजादी ही के है। समय से ही गांधी की फोटो थोड़े लगती थी। अल्लाह तो सारे राम लगनी मंदिर पे शुरू पहले पहले कोई और फोटो थी। हाँ हाँ गांधी की फोटो तो बहुत बाद में लगनी शुरू हुई, कई वर्षों के बाद लगनी शुरू हुई गांधी की फोटो नोट पर। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, बदल देंगे तो बदल भी सकते हैं, या ये कर दें कि अलग अलग डिनोमिनेशन के नोटों पर अलग अलग लोगों की, सरदार पटेल की भी छपे, नेताजी की भी छपनी छपे, चाहिए, तो बिल्कुल वो हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जैसे ये है, अब मान लीजिए कि गांधी जी की कहीं से तस्वीर हटा करके भगवान राम की लगा दें तो क्या विरोध करिएगा? कोई कौन- और उसका जितना विरोध करेंगे उतना उसका फायदा बीजेपी को होगा, आपको नुकसान होगा। इस बिल में भी जो एक्रोनिम बनाया गया जो राम जी, तो इसीलिए तो किया गया। कि राम जी का विरोध कौन विरोध क्या करेंगे आप? ये तो जवाब, ये तो कुछ बोल रहे नरसिंह राव ने कहा था। नरसिंह राव का एक बड़ा फेमस कोट है कि हम बीजेपी से लड़ सकते हैं, हम भगवान राम से नहीं लड़ सकते। कुछ बोल रहे देखिए, ये डीके शिव कुमार जी ने आज जब नोट निकाला ना ये और कहा इस पे देखिए यहाँ से हटाओ गांधी जी को, तो उस पे बीजेपी के एक कोई एमएलए है वहां पे या किन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनका हमेशा से पार्टी के फंड रेज करना, नोट की बात करना ही रहता है, तो ये आते घूम करके नोट पर ही है डीके शिव कुमार। तो ये मुझे बड़ा मजेदार बात लगी। लेकिन आज के डीके शिव कुमार वैसी आज बातें के आज आज का प्रोग्राम एंड करते हुए आज के क्या क्या कहूँ मैं इनको, न्यूज मेकर ऑफ द डे, महापुरुष ऑफ द डे कीर्ति आजाद पार्लियामेंट में बीजेपी ने ये वीडियो निकाल के चलाया कि कीर्ति आजाद जी पार्लियामेंट में वेपिंग कर रहे थे। जो सिगरेट में धुआं निकलता है, इसमें वेपर निकलता है, लेकिन टोबैको होता है। किसी ने शिकायत की थी कि कोई आदमी सिगरेट पीता है। वो उन्होंने अनुराग ठाकुर जी ने कहा था कि शायद किसी को स्पीकर को कहा था, ऑपोजिशन में से स्पीकर को कोई कहा जो है था। कोई स्मोक करता है पार्लियामेंट के अंदर, सेशन जब चल रहा है तब अंदर मुझे गंध आती है। हाँ अंदर चेंबर मतलब हॉल में। तो आज वो वीडियो निकाल दिया गया ये कीर्ति आजाद सदन के बाहर तो सौगत राय को इन लोगों ने पकड़ा ही था, तो वो तो बेचारे बहुत दूर अलग खड़े होकर के सिगरेट ज्यादातर लोग उनके बारे में ही सोच रहे थे क्योंकि शौकत जी पब्लिकली उनको मालूम है कि वो स्मोक करते हैं, सब ना वो तो बोलते भी हैं। देखिए, इन्होंने जब से दल बदला ना कीर्ति आजाद जी ने, सब कुछ ही बदल गया इनका। ये कमाल ही कर दिया। जब से टीएमसी में गए, पक्के टीएमसी वाले हो अनाउंस कर गए। देते हैं कि इनका बिहार से नहीं लेना पक्के देना, TMC बंगाल वाले के हैं। एमपी हैं। हाँ ये टीएमसी के ये भी है, ये इन्होंने पश्चिम बंगाल ये के। इन्होंने बिहार को बचाया सबसे पहले। सबसे बढ़िया ना, इसमें नीचे लिखने की जरूरत नहीं, पार्टी गेस पार्टी, लोग ये विजुअल देख के कह देंगे टीएमसी से है। आज समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत मजेदार बातें हुई। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका, कुणाल बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत शुक्रिया शांतिमा प्रोग्राम में आए। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, आज इतना ही।